नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनहित। और जनहित में आज हम बात करेंगे ब्यौरा नहीं तो वेतन नहीं। यूपी में बिजली विभाग के 7,572 बिजली कर्मियों का सितंबर माह का वेतन रोक दिया गया है। इन कर्मचारियों ने अभी तक अपनी आय का ब्यौरा नहीं दिया है। सरकार एक बार पहले यह मियाद बढ़ा चुकी है। पावर कॉरपोरेशन और विद्युत वितरण नियमों में कार्यरत 7,572 अभियंताओं और अन्य कर्मियों ने अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। इनके खिलाफ प्रबंधन ने सख्त कदम उठाया है। निर्देशन दिया गया है कि जब तक ये कार्मिक संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे तब तक उनका सितंबर माह का वेतन नहीं दिया जाएगा। पावर कॉरपोरेशन व विद्युत वितरण निगमों में कार्यरत अभियंता चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देने से कतराते रहते हैं। उनका डर रहता है कहीं संपत्ति का ब्यौरा सही से दे दिया तो उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच शुरू हो सकती है। ऐसे में वो विभागीय निर्देशों के बाद भी ब्यौरा देने में आनाकानी करते हैं। यही वजह है कि संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए कॉरपोरेशन प्रबंधन ने 19 जनवरी को ही निर्देशित किया था। साफ कहा था कि सभी अभियंता और अन्य कार्मिक 15 अगस्त तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा निगमों को ERP पोर्टल पर अपलोड कर दें। इसके बाद भी 7,572 कार्मिकों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। ऐसे में कॉरपोरेशन प्रबंधन ने सख्त कदम उठाया। सभी विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों और निदेशक कार्मिक को निर्देश दिया है कि ब्यौरा नहीं देने वाले सितंबर माह का वेतन रोक दिया जाए। संबंधित कार्मिक जब तक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देंगे तब तक उनका वेतन जारी नहीं किया जाएगा। निगमवार ब्यौरा नहीं देने वाले क्रमिक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम में 3,033 हैं। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में 1,674, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में 1,669, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में 981, पावर कॉरपोरेशन मुख्यालय में 170 और कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी में 45। तो सबसे कम जो लोग हैं वो कानपुर में है, फिर पावर कॉरपोरेशन मुख्यालय में है। अगर दक्षिणांचल की बात की जाए तो वहाँ 981, सबसे ज़्यादा मध्यांचल पे हैं। तो ये वो कर्मचारी हैं जिन्होंने अभी तक ब्यौरा ही नहीं दिया है। वैसे ये जब किया गया, मियाद बढ़ाई गई, लोगों में बहुत ज़्यादा उसको लेकर परेशानी थी। जो सरकारी विभाग के लोग थे उन्हें ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये ऐसा ना हो जाए कि हमारी जो अन्य आउटसोर्सिंग कमाई है उसका भेद खुल जाए। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ेगा। उसमें और सबसे पहले तो हमारे साथ वेद त्रिपाठी जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं बिजली मजदूर संघ से। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल कि एक कानपुर के लिए एक अच्छी चीज़ है कि भाई यहाँ पर मात्र 45 कर्मी ऐसे हैं जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया। वैसे इन्हें भी ब्यौरा दे देना चाहिए था, तो इसमें शून्य होता तो और अच्छा लगता। अब उन 45 कर्मियों की भी जो है वेतन रोक दिया गया है। जी, टेस्को हमेशा हर चीज में आगे ही रहा है और इस मामले में भी पारदर्शिता में भी सबसे आगे है। 45 लोग देखने पड़ेंगे कौन ऐसे लोग हैं, क्योंकि टेस्को में सीधी भर्ती के लोग बहुत पुराने 90 में आखिरी बार भर्ती हुई थी। तो बहुत से लोग ऐसे होंगे, उनमें से बड़ी संख्या होगी चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की, या वैसे लोग होंगे जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानते होंगे। तो जो रह गए हैं कोशिश करेंगे कि उनका भी भरवा दिया जाए जल्दी से जल्दी। इस फैसले को लेकर आप कैसे देखते हैं कि अपनी संपत्ति की तो लोग कतरा क्यों रहे हैं, लोग डर क्यों रहे हैं? कई ऐसे नहीं, अब जैसे आपने कहा चलिए वो चतुर्श्रेणी के होंगे तो उनको हो सकता है लिंक की, अब तो लिंक प्रोवाइड है भाई कि आप उनका ग्रुप है, हो सकता है व्हाट्सएप ना यूज़ करते हो, ये तो एक अन्यथा बात हो गई। लेकिन ओवरऑल अगर हम विद्युत विभाग की बात करें तो लगभग 7,500 से अधिक कर्मचारी हैं जिनका ये वेतन रोका गया। तो एक संदेश क्या होना चाहिए कि भाई आप अपनी संपत्ति जो आपको है आपके पास उसका ब्यौरा दे दीजिए अच्छे तरीके से, आपको क्या दिक्कत है? सरकार को भी नोट डाउन रहेगा। ऐसे तो आपने 2 नुकसान किए, एक तो आप संदिग्ध के घेरे में आए और दूसरा आपका वेतन भी रुक गया। बिल्कुल देना चाहिए, एकदम देना चाहिए। पारदर्शिता मनुष्य के जीवन में अवश्य होनी चाहिए।
और ज्यादातर लोग देते हैं। अब ये देखना पड़ेगा, ये जिनकी रुक रही है सैलरी, ये कौन लोग हैं। अगर ये पढ़े लिखे लोग हैं और आपकी आवाज़ शायद हम तक नहीं आ पाई है विजय जी, अगर अपनी हाँ, बात को अगर आप पूरा कर दें। आवाज आ रही। हाँ, अब आ रही है, अपनी बात को पूरा करें। हाँ, हाँ, मेरा ये कहना है कि पारदर्शिता तो मनुष्य के जीवन में होनी ही चाहिए। हर कर्मचारी को अपना विवरण देना चाहिए। और ज्यादातर लोगों ने दिया। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहां तो मैक्सिमम लोगों ने दे दिया, खाली 45 लोग रह गए। खैर, अब ये देखना पड़ेगा जो 7,000 पूरे उत्तर प्रदेश में कर्मचारी रह गए हैं उसमें से किस तरह के लोग हैं। है क्या चतुर श्रेणी कर्मचारी को एक्सेस नहीं है, वो अपना संपत्ति का ब्यौरा ईआरपी पे अपलोड खुद नहीं कर सकता। उसको उसके ऊपर का अधिकारी जो डीलिंग क्लर्क है या डीडीओ है, ये इसको करते हैं। तो इसमें ये देखना पड़ेगा कौन कहाँ पे है। और वैसे तो करना चाहिए और ज्यादातर लोगों ने किया है। चलिए, हमारे साथ अरुण अवस्थी जी जुड़ गए हैं, इनको एडिटर है हमारे। सर स्वागत है आपका भी। अफजल मलिक जी हैं बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है सबसे पहले तो मैं। और हमारे साथ मोहम्मद साजिद भी जुड़ चुके हैं, सपा के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। सबसे पहले तो अफजल जी, आपकी सरकार ने एक फैसला लेके आई कि भाई सब लोग जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं राज्य के, वो सब अपना ब्यौरा दें संपत्ति का, वरना वेतन रोक दिया जाएगा। तो जिन्होंने नहीं दिया, मियाद बढ़ाने के बाद भी, वो विद्युत विभाग के ही 7,500 कर्मचारी थे जिनका वेतन रोक दिया गया है। जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है संपत्ति का ब्यौरा देने का, तो संपत्ति का ब्यौरा देने में किसे आपत्ति है? आखिर किसी को इस विषय पर आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए मेरे अनुसार। और जहां तक बात है संपत्ति का ब्यौरा देने की, मैं अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए तैयार हूं, जनता अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए तैयार है। तो अगर कर्मचारी संपत्ति का ब्यौरा दे देते हैं तो इसमें आखिर क्या तकलीफ है? इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। और चर्चा इस विषय पर होनी चाहिए, एक तरफ बात की जाती है भ्रष्टाचार मुक्त भारत के निर्माण की, जिस प्रकार से सरकार के द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है, और निश्चित रूप से सरकार ने सफलता इस विषय पर हासिल की है। केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार ने भी, जहां जहां जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उस उद्देश्य के साथ निरंतर कार्य कर रही है कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण तत्काल प्रभाव से हो। तो उस दिशा में एक प्रकार से एक कदम है, सराहनीय कदम है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, स्वागत योग्य कदम है, और जनता इसका स्वागत कर रही है। लेकिन किन लोगों को आखिर तकलीफ है, यह भी देखा जाना चाहिए, और तकलीफ क्यों है, किस कारण से है। हाँ, ये तो बिल्कुल पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है जो 24 घंटे में 48 बार चर्चा में आता है। अरुण अवस्थी जी इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं, क्योंकि बिजली विभाग एक वो विभाग है जहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है, हमें भी ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन मध्यांचल विद्युत जो है निगम, वहाँ से अगर कोई बिजली ले रहा तो उसके लिए एक अच्छी बात है। लगभग 3,000 लोगों की वहाँ, माफ़ करिए, 3,033 लोगों की वहाँ पर तनख्वाह रोक दी गई है। उन्होंने अपना वेतन का जो संपत्ति का ब्यौरा वो नहीं दिया। बड़ा सवाल ये है कि भाई 3,000 लोग एक ज़िले में, मध्यांचल जहाँ तक जा रही है, तो उनको डर किस बात का है? उनको तो दे देना चाहिए कि भाई मेरे पास तो ये है, मेरे पास साइकिल है, मेरे पास स्कॉर्पियो है, मेरे पास और कोई अन्यथा 4 पहिया 10 पहिया जितना पहिया, दे दो ब्यौरा, बताओ उनको कहाँ से लाए हो। अब डर रहे हो तो आप संदिग्ध हो, इसका मतलब कि आपने चोरी की है, आप घबरा रहे हो, अब आप भाग रहे हो, क्योंकि बाबा का एक्शन तो इस तरीके का है कि आप उसको समझ ही नहीं सकते। एक झटके में 7,500 लोगों को रोक दी तनख्वाह। अब आप बताते रहिए अरुण जी। विशाल, बहुत अच्छा है कि आज एक सबसे बड़ी समस्या है, बहुत समय से भ्रष्टाचार पे बात हो रही थी। मुझे लगता है कि योगी सरकार के द्वारा जीरो टॉलरेंस की जब बात की जाती थी तो बहुत सारे लोग उसके विरोध में खड़े होते थे। अरे कहाँ जीरो टॉलरेंस है, भ्रष्टाचार बहुत है। लेकिन निश्चित रूप से जो ये संपत्ति की घोषणा करने का जो आदेश है, वो आदेश उन अधिकारियों, उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी तरीके से बड़ी चाबुक है जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और निश्चित रूप से केवल बिजली विभाग में लगभग 7,000 से अधिक संख्या है जो निकल के सामने आ चुकी है कि इतने लोगों का वेतन रोक दिया गया है।
विशाल बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। कुछ ऐसे विभाग हैं, राजस्व विभाग के जो कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, ग्राम विकास के जो कर्मचारी हैं, पंचायती राज के जो फील्ड के कर्मचारी हैं, ऐसे कई विभागीय कर्मचारी हैं जिनकी पत्नियां शादी के बाद एकदम से इनकम टैक्स पे बन जाती हैं। पहले नहीं होती हैं, लेकिन जैसे ही शादी होती है 2-3 महीने में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने लगती है। तो इस तरीके से इन विभागों में बहुत सारे प्रकरण मिलेंगे। लेकिन जिस तरीके से संपत्ति की घोषणा का जो आदेश जारी हुआ था, उस आदेश के बाद अब बिजली विभाग में 7,000 से अधिक ऐसे कर्मचारी चिन्हित किए गए हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं की है। और संपत्ति की घोषणा जो अधिकारी कर भी रहे हैं, तो जो सरकार का फॉर्मेट है उस पे नहीं कर रहे हैं। एक फिक्स फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे करेंगे तो ये बताना पड़ेगा कि मेरी इनकम क्या है, मेरे पास क्या है, पत्नी के पास क्या है, बच्चों के पास क्या है। तो अभी और बहुत सारे लोगों के वेतन रुकेंगे, या कुछ अगर इनकी जांच होती है तो बहुत सारे लोगों के रुकेंगे। कुछ लोगों ने घोषणा कर भी दी है, लेकिन आधी अधूरी की होगी। क्योंकि मैंने जो पढ़ा है, जिस तरीके से शासनादेश हुआ और शासनादेश के बाद जो एक फॉर्मेट जारी किया गया, इस फॉर्मेट पर आपको अपनी संपत्ति की घोषणा करनी है। उस संपत्ति की घोषणा करने में बहुत सारे विभाग पीछे रहेंगे। कुछ ऐसे विभाग होंगे जो कर ही नहीं सकते हैं, वो ये प्रयास करेंगे कि नौकरी छोड़ दी जाए या कुछ सेटिंग कर ली जाए, करनी पड़े, या कुछ सेटिंग कर ली जाए। मिलेंगे। अभी तो 7,500 के लगभग लोग केवल बिजली विभाग में विशाल मिल गए हैं। बहुत सारे विभाग हैं जहां इससे भी अधिक लोग मिलेंगे। राजस्व विभाग में एक छोटी सी पोस्ट का कर्मचारी होता है लेखपाल। ऐसे ऐसे लेखपाल हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है और वो अरबों की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग कैसे बताएंगे कि हमारी तनख्वाह तो 45,000 है और हमारे पास संपत्ति इतनी हो गई है, कैसे समझा पाएंगे। तो विशाल ये बात तय है कि योगी सरकार का जो ये आदेश है, ये उन भ्रष्टाचारी कर्मचारियों के लिए उनके ताबूत में कील ठोकने वाला होगा, क्योंकि उनके पास कोई भी जवाब नहीं होगा क्या बता करके किस तरीके से वो अपनी संपत्ति की घोषणा करें। विशाल बिल्कुल, अब संपत्ति की घोषणा मुझे लगता है ये सब पे लागू हो जाना चाहिए, हमें आप पर भी लागू हो जाए। हम लोग भी जब कोई चीज़ करने जाते हैं तो बड़ा पूछा जाता है, आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारी भी ऐसे हैं कुछ लोग जो सारी चीज़ें अपना मजे भी काट रहे हैं और पैसा भी, जो आउटसोर्सिंग पैसा है। पहले तो स्टाफ तक हम सीमित थे ना कि ये आउटसोर्सिंग स्टाफ है, लेकिन वो आउटसोर्सिंग स्टाफ से आउटसोर्सिंग सैलरी कब बन गई है ये किसी को नहीं पता है। अगर बिजली विभाग की मैं बात करूँ तो विजय जी इस चीज़ को समझते होंगे, जो कि आप अन्यथा ना लें उस बात को, लेकिन एक मीटर लगवाने के मैंने इसी बिजली विभाग पे कार्यक्रम किया था, जबकि बात चल रही थी कि भाई ये बहुत कम रेट पे हो जाएगा, 3 गुना कम हो जाएगा, 10 गुना कम हो जाएगा। लेकिन आज भी अंडरग्राउंड लाइन डल रही है कई शहरों में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत, तो वहाँ पर भी इतनी उगाही है वहाँ पर कि अगर आपके सामने घर के सामने बॉक्स रख दिया उन लोगों ने, तो अगले दिन हटाने के 2-4-6 हज़ार ले रहे हैं कि अच्छा ठीक है हम आपके घर पे के सामने बॉक्स नहीं लगाएंगे। तो हर तरीके से खेल हो रहा है, जहाँ जिसको मिल जा रहा है वहाँ से आदमी, वैसे कहते हैं ना गंगा का पानी बह रहा, कहीं पे भी आप डाल के आचमन कर लीजिए, वाली स्थिति है सर। विजय जी जी, जो अंडरग्राउंड वायरिंग की आप बात कर रहे हैं, आपको बता दें कोई भी सरकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अंडरग्राउंड जो लाइन लगाने का ठेका है निजी कंपनियों को ठेका दिया हुआ है, और वो कंपनियां भ्रष्टाचार कर रही हैं। उस पर कौन लगाम लगाएगा? उस पर तो इसी सरकार को लगाना पड़ेगा। जो अंडरग्राउंड वायरिंग में जो भ्रष्टाचार है वो यही कर रहे हैं, और कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। ये अपने कर्मचारियों को वेतन तक नहीं देते। जो व्यक्ति आपके यहाँ लाइन, इस समय बिजली विभाग में कर्मचारी रही कहाँ गया? जितना मेंटेनेंस का काम देख रहा है सब आउटसोर्स का कर्मचारी देख रहा है, प्राइवेट ठेकेदार देख रहे हैं। वो ठेकेदार विभाग से तो अपना पूरा ले लेते हैं, जो भी उनका टेंडर होता है उसका वेतन। जो कर्मचारी जो मेहनत कर रहा है, जो लाइन का काम कर रहा है, उसको पूरा पैसा नहीं दिया जाता, और उससे कहा जाता है जाओ साइड पे कमाओ खाओ। इसको कौन रोकेगा? इसकी जिम्मेदारी किसकी? बदनामी हम बिजली कर्मचारियों की हो रही है। तो आप ही की हो रही है। वो तो सीधे कहते हैं हम कैस्को से हैं, हम लेसा से हैं, वो तो सीधे कहते हैं। उसको रोकने की जिम्मेदारी भी सरकार की। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कह रहा था, ये जो विषय से इतर हो गए हम लोग। विषय प्रमुख था संपत्ति की घोषणा। राज्य सरकार ने
सभी राज्य कर्मचारियों के लिए ये कहा है कि आपको अपनी संपत्ति की घोषणा करनी और करनी चाहिए। 20 लाख सरकारी कर्मचारी है पूरे प्रदेश में, उसमें बिजली का भी कर्मचारी है। मगर इसी राज्य सरकार ने छोटा कर्मचारी, जो छोटा कर्मचारी है उसको है, इसी राज्य सरकार ने जो जिम्मेदार लोग हैं, आईएएस हुए, पीसीएस हुए, आईपीएस हुए, इन लोगों को संपत्ति की घोषणा मानव संसाधन पोर्टल पर करने से मना कर दिया। क्या भाई ये दोहरा मापदंड क्यों है? क्यों आईएएस ऑफिसर और पीसीएस ऑफिसर का नहीं होगा मानव संसाधन पोर्टल पे? इसकी जिम्मेदारी कौन? छोटे कर्मचारी तो छोटे ही वो करता। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, इस पे कौन लगाम लगाएगा? जो लोकतंत्र का चौथा खंभा है, इसको कौन देखेगा? जो अदालतों में हर तारीखों पे 20 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए वो पैसा जाता है, और क्या सबको मालूम नहीं है साहब के घर का राशन का कौन पेशकारी तो लेके आता है? इस पे कौन लगाम? तो ये दोहरा मापदंड नहीं, छोटा कर्मचारी है इसलिए बेईमान है, उसके ऊपर चाबुक चलाइए। हम तो कहते हैं कोई भी बेईमान होता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, चौथे स्तंभ शब्द का आपने प्रयोग किया, तो इसका अर्थ है आप मीडिया के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं, कृपया स्पष्ट कर दीजिए अपने बयान को। मेरा ये कहना है कि न्यायालयों में ये सब जानते हैं बिना पैसा लिए डेट नहीं मिलती। न्यायालयों में ये सब जानते हैं बिना पैसा दिए कागज नहीं देखा जाता। तो न्यायालय और जुडिशरी चौथा स्तंभ नहीं है लोकतंत्र का, चौथा स्तंभ मीडिया है लोकतंत्र। निकल गया होगा, और मान्यवर उस ये हो गया चौथा स्तंभ, एक स्तंभ 4 स्तंभ में से एक स्तंभ। मैं सुधारता हूं अपनी बात को, लेकिन उसको कौन देखेगा भाई? इसको कौन देखेगा? ये दुनिया जानती है कि साहब के घर का राशन पेशकारी लगता है, तो इसको कौन देखेगा? इसको भी तो देखना सरकार की जिम्मेदारी है। आईएएस अपना क्यों नहीं करेगा मानव संपदा पोर्टल पर? इस देश में सारी व्यवस्था उच्च अधिकारियों जिनके पास है, जो जिनके पास ड्राइंग डिस्पर्सिंग पावर है, वो अपना मानव संपदा पोर्टल पर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? क्या सरकार ये सरकार से ऊपर है क्या? वहां भ्रष्टाचार नहीं है? वहां राजा हरिश्चंद्र बैठे हुए, सब बेईमान कर्मचारी है। छोटा कर्मचारी 2000 5000 रुपए का कर्मचारी बेईमान है, और लाखों करोड़ों वाला नहीं, जिनके घरों में जब पैसा मिलता है तो मशीनें लगानी पड़ती है नोट गिनने के लिए, वो अपना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? चलिए साजिद भाई के पास आऊँगा। साजिद भाई, सबको सुना आपने और कुछ गहन चिंतन पे भी मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ आंकड़ों के साथ मुझे लगता है पेश होने वाले हैं। आप अनम्यूट कर लेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे। आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। साजिद भाई, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। चलिए तब तक मैं अवरल से जवाब लेता हूँ। अवरल, जवाब दीजिए। जी देखिए, जहां तक बात है संपत्ति डिक्लेयर करने की, तो इसमें कोई इतनी बड़ी समस्या है मुझे तो ऐसा नजर नहीं आ रहा है। और अगर कुछ है, किसी व्यक्ति को है या मुट्ठी भर लोगों को है, तो इसमें स्पष्ट रूप से एक तो संदिग्ध के घेरे में आ रहे हैं। नंबर 1 आपने जो कहा, नंबर 2 चोर की दाढ़ी में तिनके जैसी बात है। तो इस प्रकार का व्यवहार बिल्कुल भी करना ही नहीं चाहिए। अगर संपत्ति के ब्यौरे की बात है तो इसमें आखिर आपत्ति क्या है? किसी गरीब व्यक्ति के यहां जाओ, किसी गांव में चले जाइए और उससे पूछिए कि उसकी कितनी संपत्ति है गरीब व्यक्ति की, वो तत्काल अपनी संपत्ति बता देगा। उसको पूरा अनुमान नहीं होगा तो बता देगा कि इतने टेलीविजन उसके घर में है, इतने फ्रिज उसके घर में है, या जो भी है अपने तरीके से, इतनी उसकी संपत्ति है, इतना उसका प्लॉट है, इतनी मोटरसाइकिल है, बता देगा वो। उसमें क्या समस्या है? अगर कोई व्यक्ति नहीं बताना चाहता है तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इस बात को भी देखा जाना चाहिए और इस बात के ऊपर गंभीरता से विचार होना चाहिए कि आखिर अगर उनकी ज्यादा संपत्ति है, इस डर से वो संपत्ति अपनी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये ज्यादा संपत्ति कहां से आई, किसके पैसे से आई? क्या ये जनता का पैसा है? क्या ये जनता के पैसे को लूटकर अपने घरों को भरने का कार्य इन लोगों के द्वारा किया गया है? इस विषय पर भी गंभीरता से विचार होना आवश्यक है। केवल सरकार के ऊपर दोषारोपण कर देना या सरकार को दोषी ठहरा देना, सरकार का इसमें कहां से कोई दोष है? सरकार का इसमें कोई किसी प्रकार से दोष है ही नहीं। ये जो भी कार्य है ये जनता के हित में है, ट्रांसपेरेंसी के हित में है। ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल होनी चाहिए और हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कोई विधायक का चुनाव लड़ने के लिए जाएगा, सांसद का चुनाव लड़ने के लिए जाएगा, चाहे विधानसभा चुनाव हो, विधान परिषद हो, लोकसभा चुनाव हो, राज्यसभा का हो, तो अपनी संपत्ति नेता भी डिक्लेयर करते हैं।
इसमें आखिर आपत्ति अरे क्या वो है? वो जो डिक्लेयर करते हैं ना, अगर अगर वो जो डिक्लेयर करते हैं, अगर वो सच हो अविरल भाई, ये तो आपको भी पता है। ये अब आपकी हंसी बता रही है कि जन्मों ये से तो कोई वो भी काम नहीं ना कर रहे किया हो। हैं। जन्मों से मैं बात कह रहा ये तो हूँ। वो भी नहीं कर मैं रहे एक हैं। बात बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, कई जन्मों से किसी ने कोई काम ना किया हो, अगर ले दे गई एक बार विधानसभा टिकट मिल गई तो टिकट मिलने के तीसरे दिन फॉर्च्यूनर आ जाएगी और कम से कम 2 लाख का फोन आ जाएगा हाथ में और 4 लड़के आ जाएंगे। जन्मों से काम ना किया हो किसी फील्ड में, सिर्फ ये बात की हो नेताजी के साथ फला जगह दौरा रहा, आज उनके साथ इस बैठक में हिस्सा लिया। जिनके अपने विकास के लाले हैं वो विकास की बैठकों में मिलते हैं। आप कह रहे हो कि नेताजी ब्यौरा देते हैं, अगर नेताजी का सही से ब्यौरा ले लिया जाए ना तो आप दक्षिण में जाके देख लीजिए, पश्चिम में देख लीजिए, कहीं देख लीजिए, और आपकी हंसी बता रही है। मैंने कई नेताओं को बहुत करीब से देखा है कि जो साइकिल पे चलते थे, जैसे विधानसभा मिली तो उनकी रंग और शोहरत सब बदल गया। वो आजकल गनर और पीएसओ और 2-4-6 फोन वाले लोग रखते हैं, 8-8 गाड़ियों के काफिले की रील बनती है। तो सिर्फ कर्मचारियों पर जितना कर्मचारियों पे आप लोग फोकस कर रहे हैं ना, अगर उतना थोड़े नेता और IAS IPS पे कर दे तो इस सरकार को कोई 10 साल के लिए और भूल जाइए आपकी कोई आएगा, अगर ये आप कर ले। लेकिन आप नहीं करेंगे ऐसा, थोड़ी दिक्कत है। मैं समझ रहा हूँ कि अविरल भाई पे पता चला मान लिया जाए ब्यौरा की 2-4 अभी नई गाड़ी एक आपने और ले ली हो तो उसमें परेशानी हो जाएगी। मैं जवाब लूंगा, लेकिन पहले साजिद भाई के पास चलूंगा। साजिद भाई आवाज़ आ रही है क्या आपको? साजिद जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैं सुन पा रहा हूँ आपकी बात को। हाँ, मेरी आवाज आई आपको हाँ विशाल जी? आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं ये बोल रहा था कि यूपी सरकार पूरी तरीके से खुद भी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और इसीलिए कर्मचारी भी बेलगाम। यूपी में लगभग 8,34,000 कर्मचारी हैं जिनसे की संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था, लेकिन सिर्फ 42% कर्मचारियों ने ही, लगभग 3.5 लाख कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा दिया है। मगर बिजली विभाग के कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया है क्योंकि कहीं ना कहीं बिजली विभाग के कर्मचारियों से सरकार का टकराव काफी समय से चल रहा है। कई बड़े यूनियन के लीडर के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है और उसी परिप्रेक्ष्य में ये जो है वो वेतन रोकने का काम सरकार ने किया है। इससे पहले भी सरकार लगातार बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और इस बार भी जो है वो सबसे पहले बिजली विभाग के कर्मचारियों का वेतन रोका गया, जबकि पूरे प्रदेश में लगभग 8-8.5 लाख कर्मचारी हैं और उनमें से केवल 42% कर्मचारियों का संपत्ति का ब्यौरा आ पाया। और रही बात सरकार के भ्रष्टाचार की, तो यूपी में भ्रष्टाचार का ये आलम है कि हर दिन कोई ना कोई कर्मचारी पकड़ा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो या विधायक हो, वो खुद ये कहने लगे हैं कि यूपी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा है। अभी एक दिन पहले ही आगरा कैंट के विधायक हैं धर्मेश जी, उनका कहना है कि आगरा कमिश्नरी जो है वो कमीशन रेट हो गई है जी, रेट हो गया है। तो आप सुन ही रहे, इससे पहले भी मोती सिंह जी हो या तमाम और मंत्री हो सरकार के, पीलीभीत के भी एक विधायक हैं, वहां विधानसभा पड़ती है बीसलपुर, उसके विधायक रहे हैं और उनके बेटे इस समय विधायक है विवेक वर्मा। उनके पिता ने तो भी भ्रष्टाचार को लेकर वहां धरना दिया है बीसलपुर में। तो यूपी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। और रही बात देश की, देश में भी अगर आप आयोग की रिपोर्ट देखेंगे तो 2022 तक देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें आई हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड सरकार ने देना बंद कर दिया है। ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है कि सरकार भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतों को छिपाने लगी। तो जब सरकार खुद भ्रष्टाचार के अखंड में डूबी हुई हो तो उससे आप जो है वो निष्पक्षता और ईमानदारी की कैसे उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन ये जो बिजली विभाग के कर्मचारियों का वेतन रोकने का मामला है, ये संपत्ति के ब्यौरे से जुड़ा नहीं मामला है, ये मामला पुराना टकराव है। कहीं ना कहीं कर्मचारियों का शोषण हो रहा है और इसीलिए पूरी यूपी में कर्मचारी जो है वो खपा है और कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान कर रहे हैं और कर्मचारियों ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने का बीड़ा उठाए हुए हैं और ये आने वाले आपको चुनाव में दिखेगा। और अभी लोकसभा चुनाव में दिखा भी है कि जो भारतीय जनता पार्टी 400 का पार नारा दे रही थी, वो जो है वो 64 सीटों से केवल 33 पर आकर रुकी है और अगली बार हो सकता है कि 403 में से आके केवल 100 या 70-73 पे ही दिखाई देगी। चलिए अरुण जी की तरफ करें।
अरुण जी के पास चलेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुख करते हैं हमारे इंपोरेटर अरुण अवस्थी जी हमारे साथ लगातार बने। अरुण जी, अगर बात की जाए तो दोनों पार्टियों को आपने सुन लिया, विजय जी की जो दिक्कत थी उन्होंने सुन लिया और मुझे भी आपने सुन लिया। अब आप बताइए कि ये सिर्फ विद्युत विभाग पर ही कार्रवाई क्यों? भाई और भी लोग हैं, उन पर भी कर लेते। कई डॉक्टर्स हैं जिन्होंने नहीं दिया है, कई ऐसे अधिकारी हैं जो ब्यौरा देने से इतना कतरा रहे हैं कि लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं कि भाई साहब ब्यौरा ना लीजिए, बाकी जो कुछ चाहिए वो हम दे देंगे। सर, ऐसा नहीं है कि केवल बिजली विभाग पे, विद्युत विभाग पे कार्रवाई हुई है। कार्रवाई कई और भी विभाग है। जैसे मैं भी मैसेज करके कहीं से मैंने जानकारी ली, आबकारी में 1 महीने पहले बहुत कड़ाई से इसको लागू कर दिया गया था। विद्युत विभाग का मामला ये है कि विद्युत विभाग का मामला जिसमें से विभागीय स्तर से एक निर्देश निकला और एक ऑर्डर निकल गया कि वेतन नहीं दिया जाएगा। सितंबर का जो अक्टूबर में वेतन मिलना होता वो नहीं दिया जाएगा, जो लोग नहीं देंगे। आज 29 तारीख तक लगभग 7,500 से अधिक लोगों ने अपना ब्यौरा दाखिल नहीं किया है, इसलिए ये चीज सामने आ गई है। एक और चीज बता दें विशाल कि कार्रवाई, चूंकि नियम बन चुका है, आदेश आ चुका है, तो कार्रवाई सब पे होगी। मैं तो मानता हूं कि सारे कर्मचारी ईमानदार हैं। अब बात उनके विभाग की आ जाती है। मैं तो वही बात कह रहा हूं, मैं किसी को बेईमान नहीं मानता हूं। अविरल जी जैसे बता रहे थे कि जनप्रतिनिधि अपना ब्यौरा देने में आगे रहते हैं, बिल्कुल सही। अभी मैं लोकसभा चुनाव के समय कई चीजें पढ़ रहा था, कई बड़े नेताओं का, उसमें सिर्फ भाजपा के लोग नहीं थे, विभिन्न दलों के लोग थे, जिनकी संपत्ति में 100 गुना तक इजाफा हुआ है 5 साल 10 साल में। मैंने वो भी देखा है। जनप्रतिनिधि तो समाज सेवा करने के लिए आते हैं, आखिर 100 गुना कौन सा काम करके उन्होंने इजाफा कर लिया? खैर, ये बिंदु आज का नहीं है, ये बिंदु आगे देख लेंगे। आज का बिंदु यही है कि सारे कर्मचारी ईमानदार हैं, सारे अधिकारी ईमानदार हैं, लेकिन भाई आपको मना किसने किया है ब्यौरा देने में? आप ब्यौरा दे दो, अपना वेतन उठाओ, आपकी बात हो ही नहीं रही है। हम तो बात उनकी कर रहे हैं जो ब्यौरा नहीं दे रहे, जिनका वेतन रोका गया है। अब चूंकि आपने ब्यौरा दिया नहीं, इसलिए आप पे चर्चा हो रही है, आप पे उंगली उठ रही है। उंगली इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि ब्यौरा, जो जिन बिंदुओं पे ब्यौरा देना है, उन बिंदुओं में आपको अपना देना है, अपनी पत्नी का देना है, अपने बच्चों का देना है, और आपने वो चीज दाखिल नहीं की। आखिर कुछ तो समस्या है। उस समस्या को सामने लाने के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। आखिर आप क्यों नहीं देना चाहते? क्या समस्या है? कहां से आप पैसा लेके आए हैं जो पैसा आप नहीं खोल सकते हैं? कार्रवाई होगी। जिस तरीके से ये आदेश यूपी सरकार ने जारी किया है, मुख्य सचिव के स्तर से जारी किया गया है, उसमें सरकार ने मुझे लगता है 3 महीने का इंतजार कर लिया है। अब इंतजार नहीं होगा और हर विभाग से इस तरीके की रिपोर्ट आएगी विशाल, जिसमें इनका वेतन रोका जाएगा और अब आगे चल के कार्रवाई भी होगी। अच्छा है, मैं इसका समर्थन करता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति पब्लिक के बीच में भी गलत है और सरकार के बीच में भी गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक पब्लिक कहती थी कि साहब लेखपाल महोदय तो पैसा मांगते हैं, पैसा ना दो तो काम नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे ही कर्मचारी हैं जो अपना ब्यौरा दाखिल नहीं कर रहे हैं, जो पब्लिक से पैसा मांग मांग करके इकट्ठा कर लिए हैं और अब बताने की स्थिति में नहीं है कि भाई इसको कैसे खोला जाए, कैसे बताया जाए, क्या बताया जाए कि कहां से हमने ये मकान बनाया है 1 करोड़ रुपए का, वेतन तो हमारा इतना नहीं है। ऐसे लोग सिर्फ अपना ब्यौरा दाखिल नहीं कर रहे हैं, और मैं तो कहता हूं सारे ईमानदार हैं, लेकिन ईमानदारी से अपना संपत्ति का ब्यौरा भी दाखिल कर दो सरकार के सामने, और उसके बाद सरकार जो निर्णय ले उसका सामना करो। विशाल, बिल्कुल। और देखिए, जब आप मेरा सीधा मानने से आप वाली बात से मैं सहमत हूं भाई, मैं आपको गलत मान ही नहीं रहा हूं। सरकार तो खुद आपको ऑप्शन दे रही है ना, सरकार तो खुद कह रही है कि अगर आपके पास जितनी जो चीजें हमें बता दीजिए, कल को आप ये ना कहे भाई साहब ये देखिए मेरे पास था लेकिन आपने हमसे कहीं पूछा ही नहीं। अविरल मलिक जी, साजिद जी ने कई गंभीर आरोप आप पर लगाए, आपकी पार्टी पे लगाए, आप पे तो नहीं। उसी बीच आपने एक अपना महंगा फ़ोन भी दिखा दिया मुझे पता है कि अब ब्यौरे की बात आएगी तो सारे नेताओं का अगर ब्यौरा लेना शुरू कर दिया जाए तो मुझे लगता है कि वो भी ठीक रहेगा। प्रवक्ताओं का भी ब्यौरा लेने की ज़रूरत है सारी पार्टियों को। जी नहीं, देखिए, जहां तक बात है समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता अभी बोल रहे थे जी, तो आखिर जो अमीर लोग हैं वो सब समाजवादी पार्टी में ही हैं।
भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं, और देखिए जो राजनीति में है वो संत बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये विशेष बात है, ये विशेष सहयोग है जो भारतीय जनता पार्टी में है, वो अवश्य संत है। क्योंकि मां भारती के सेवा के उद्देश्य के साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्य करते हैं वो सबको मालूम है। और जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक को अगर देखा जाए, वो साइकिल पर किस प्रकार से दूर दराज के इलाकों में जाते हैं और मां भारती की सेवा के उद्देश्य के साथ निरंतर कार्य करते हैं, तपस्या करते हैं, उस पार्टी से हम बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से। हम राष्ट्र सर्वोपरि की बात करते हैं, सेल्फ लास्ट की बात करते हैं। और जिस प्रकार से अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो इन्हें क्या चाहिए? इन्हें मर्सिडीज चाहिए, इन्हें रेंज रोवर चाहिए, इन्हें लैंड क्रूजर चाहिए। ये महंगी गाड़ियों का शौक रखने वाले लोग हैं, अमीर लोग हैं, ये बड़े लोग हैं, सत्ता का सुख भोगने वाले लोग हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता में आती है तो राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता में आती है तो सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं आती है। हम यदि राजनीति में आते हैं, यदि हम सत्ता में आते हैं, यदि हम कुर्सी पर आते हैं, तो जनसेवा के उद्देश्य के साथ आते हैं। और ये बहुत से आरोप लगा रहे थे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मित्र। इन्हें ये भी बता देना चाहिए कि समाजवादी पार्टी के नेता जो पकड़े जा रहे हैं, जिनके ऊपर आरोप सिद्ध हो रहे हैं, उनके विषय में भी ये जरा बता दें कि उनके ऊपर किस किस प्रकार के आरोप हैं और किस किस प्रकार के कार्य उनके द्वारा किए गए। मैं एक चीज बता दूं कि यूपी के सबसे अमीर विधायक आपकी पार्टी के हैं और आपके पड़ोसी जिले मेरठ के ही हैं भाई साहब। लगभग 148 करोड़ रुपए की संपत्ति है उनके पास। अभी मैंने चेक किया तो मैंने कहा बता दूं, आपसे परिचय भी होगा उनका। नहीं, संपत्ति किसी के पास कितनी भी हो सकती है, संपत्ति से कोई समस्या नहीं है। समस्या उससे है अगर इलीगल प्रॉपर्टी है, गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है। ये जो कर्मचारी हैं, इनके पास अगर ज्यादा संपत्ति है, अगर 500 करोड़ की भी है और वो पुरानी संपत्ति है तो उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा है। वो लीगल संपत्ति है तो उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा है। और अगर वो उसके बाद बता देते हैं कि किस प्रकार से वो संपत्ति उन्होंने अर्जित की है, इसमें कोई समस्या नहीं है, वो बता दें। अगर उनके पास 5 किलो सोना है, उनके घर में सोना रखा हुआ है, तो बता दें किस किस प्रकार से उन्होंने वो सोना अर्जित किया, उसकी जो पर्चियां हैं वो दिखा दें, कहां से खरीदा है, किस प्रकार से खरीदा है। तो ये वो सबूत दें, सबूत के आधार पर वो बताएं, इसमें कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर उनके पास सबूत नहीं है, वो किसी प्रकार से भ्रष्टाचार का पैसा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होना तय है, निश्चित है। और जिस प्रकार से अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में ऐसे महत्वपूर्ण नेता शामिल हैं, फॉर एग्जाम्पल धीरज साहू, जिनके कमरों के अंदर से जिस प्रकार से नोटों की गड्डियां बरामद हुई, बिस्तर के नीचे से नोटों की गड्डियां बरामद हुई, और उसके साथ साथ नोटों की गड्डियां यदि बरामद हुई तो सूटकेस के अंदर से, और उसके साथ साथ जिस प्रकार से पूरे कमरे में नोट बिखरे हुए थे, मीडिया के कैमरों के माध्यम से जनता ने उन नोटों के दर्शन किए। चलिए विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं रोकूंगा अविरल आपको। विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विजय जी। मैं ये कह रहा था कि ये इस तरह से सपा और भाजपा की जंग हो गई है, मुद्दे से विषयांतर हो रहा है जो मुद्दा है। मेरा ये कहना है कि मैं जिस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ भारतीय मजदूर संघ, उसके लिए राष्ट्रीय सर्वोपरि, और हम उसका पूर्ण समर्थन करते हैं। हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए। और जो 7,000 बिजली कर्मचारियों का नहीं हुआ है, उसमें प्रमुख समस्या ये होगी, देखिएगा आप अगर देखेंगे तो ज्यादातर वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक प्रोसेस है, ईआरपी पे देना होता है, और एक प्रोफार्मा दिया हुआ है उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने कि वो ईआरपी पे ही उसको भर के ईआरपी पे अपलोड करना होता है। और ईआरपी पे चतुर्श्रेणी के कर्मचारियों को एक्सेस नहीं दिया, वो खुद नहीं कर सकते। जो लिपिक उनका वेतन बनाता है, जो उनका डीडीओ है, वो उसको अपलोड करता है। तो बड़ी संख्या उनकी निकलेगी जो इस तरह के लोग होंगे, और जो नहीं भरते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा दूसरा कहना, जैसे हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, हेलो जी आ रही है आवाज आपकी? आवाज आ रही भाई साहब? जी जी जी। हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कर्मचारी बेईमान हो गया। तो ऐसा नहीं, अगर 20 लाख कर्मचारी है, कहीं किसी जिले में एक कर्मचारी भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाता है, उसका मतलब पूरा 20 लाख कर्मचारी बेईमान नहीं है। अगर यही पैमाना बना लिया जाए तो अभी नवाब सिंह यादव जी और वो पकड़े गए हैं बलात्कार के केस में, क्या पूरी समाजवादी पार्टी बलात्कारी होगी? तो हमारा ये कहने का मतलब नहीं है, परसेंटेज कम है, जैसे जितने समाज में लोग हैं उतना ही कर्मचारी में भी उतना ही परसेंटेज।
चीज में कहना हमने चाहता हूं, कर्मचारियों को बेईमान नहीं कहा, भ्रष्टाचार बढ़ने की बात कही, शायद आपने सुना नहीं पूरी बात। दूसरी मैंने भ्रष्टाचार बढ़ने की बात कही थी कि कर्मचारी जो है वो लगातार चलिए भ्रष्टाचार एक एक बढ़ रहा करके बोलिए, है ऐसे और ना किसी को समझ में नहीं आएगा। भ्रष्टाचार नहीं था। दूसरी चीज मैं ये कह रहा था, हमारे भाजपा के प्रवक्ता भाई साहब कह रहे हैं कि बहुत ईमानदारी की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान के इतिहास में अगर किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पैसा लेते हुए पकड़ा गया तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पकड़े गए थे। तो वो इस तरह की बात ना करें तो ज्यादा होगा। मेरा ये कहना है, मेरा प्रमुख ये कहना कि देखिए ठीक है, हर एक को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए और सरकार ने जो कदम उठाया है बहुत मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन जिनके पास प्रमुख पावर है, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस को क्यों उससे मुक्त कर दिया गया? 20 लाख कर्मचारियों में से आईएएस, पीसीएस जिनके पास पावर है, जो ये कर सकते हैं, और जिनके यहाँ जब पकड़ा जाता है तो रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक से मशीनें मंगा के नोट गिनी जाती, उनको मुक्त क्यों किया गया? मेरा ये वो है। और मेरा ये कहना है, मैं समर्थन करता हूं कि हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए। जी, मुद्दा ये है कि आईपीएस को क्यों छोड़ा गया। बिल्कुल, साजिद भाई कुछ कह रहे थे आप। मैं ये कह रहा था कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, उनका कहना था कि साहब हम तो लाल हैं, कि ये माँ भारती के लाल हैं, कोई गंगा मैया का लाल है, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी जिसके लाल है उसके लिए कोई वर्क नहीं कर रहे हैं। काम हो रहा है सिर्फ अडानी अंबानी के लिए। आप बताइए मणिपुर में क्या देश के लाल नहीं रह रहे हैं? वहां का महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? क्या पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया नहीं देख रही है? वहां लाल क्यों नहीं पहुंचे? वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं पहुंचे? क्या कोरोना में जो नकली वैक्सीन थी वो लगवा दी गई लोगों के, लगातार लोगों के हार्ट अटैक से मौतों की संख्या बढ़ी है, तब कहां थे? 10 साल तक लोगों को आपने गलत दवाएं खिला दी और 24 घंटे आप काम करते हैं देश के लिए, जिन लोगों ने खा ली है उनके लिए उसका रिएक्शन होने लगा है, तमाम उन्हें और बीमारियां होने लगी हैं, तो क्यों जांच नहीं हुई? आपके हाथ में बागडोर है देश की, तो आप देश के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं बातें नहीं लगती कि भ्रष्टाचार के मामले में ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो गायत्री प्रजापति को अभी आपने छुड़वा दिया है, जमानत हो गई है, उनकी पत्नी ने अभी राज्यसभा में आपको वोट दिया है और वो अब आपके साथ हैं। अभी और एक विधायक थे जो मंच से रो रहे थे रायबरेली में, माननीय गृह मंत्री जी के मंच से, वो भी दुनिया ने देखा, वो अब आपके साथ हैं। तो अब वो वॉशिंग मशीन में आ चुके हैं, धुलने के बाद वो साफ हो गए हैं। शायद आपने अभी उनके बारे में पढ़ा नहीं है, वो तब तक भ्रष्टाचारी थे जब तक दूसरे दलों में थे। अब वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से धुल के साफ होकर आ चुके हैं, भ्रष्टाचार उनसे खत्म हो गया है। मेरे प्रवक्ता महोदय, आप उनके बारे में जानकारी करिए, वो भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन से निकल चुके हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भ्रष्टाचार किस तरीके का बढ़ावा दिया गया कि आप चोरी करिए, ठेका लीजिए, आप इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा दीजिए। देश के, हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो वैक्सीन और नकली जिनकी कंपनियां थी, जिनको नकली ब्रांड थे, उन लोगों ने पैसा दिया, जो लॉटरी बाज थे उन लोगों ने पैसा दिया। तो हिंदुस्तान में एक लॉटरी बाज ने तो 750 करोड़ रुपए दिया, शायद आपने उनके बारे में पता नहीं किया। और आप बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी सबको साथ लेके चलती है, दलित पिछड़ों को साथ लेके चलती है, पीढ़ियों को साथ लेके चलती है, हर समाज के हर दबे कुचले को साथ लेकर चलने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी है। और ये भारतीय जनता पार्टी वही है जिनको अभी सही से बैट पकड़ना नहीं आता है, लेकिन वो आईपीएल से लेके और बीसीसीआई में छक्के और चौके लगा रहे हैं। किसके साहबजादे हैं, कहाँ कितने मैच खेले हैं उनको मालूम है? कभी आपने देखा उनको क्रिकेट की एबीसीडी? तो किस तरीके से लूट मार है, मैनेजमेंट भी होता है, दुनिया देख रही है। मैनेजमेंट भी होता है। जगमोहन डालमिया कितना क्रिकेट खेले थे लेकिन अध्यक्ष हुए ना, किस तरीके से देखिए, ये केवल भारतीय जनता पार्टी रेल बेल सेल भेल बेच चुकी है, उसको खत्म कर चुकी है। अब बारी अगली बारी बिजली की है, इसलिए ये बिजली पे काफी समय से चल रहा है। और मैं और आपको एक बात बता दूं विशाल जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने पैनल तय किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पैनल में भाजपा से जुड़े लोग ज्यादा हो चुके हैं, तो और भी दलों को बिठा लें। चाहे भारतीय मजदूर संघ हो, वो भारतीय संघ का ही एक विंग है, और भारतीय जनता पार्टी हो, वो भी संघ की विंग है। तो कहीं ना कहीं एक बात कहेंगे वह 10 बातों पे एक साथ खड़े होंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये बहुत आपका अच्छा चैनल है और ईमानदारी से मैं के न्यूज में अक्सर बैठता हूं, बहुत निष्पक्षता से बात रखते हैं, तो पैनल बनाते समय थोड़ा
इस चीज पर ध्यान दें कि कहीं ना कहीं अगर आप एक तरफ बजरंग दल बिठा लेंगे, भारतीय मजदूर संघ बिठा अरे लेंगे, मजदूर संघ, भारतीय संगठन मजदूर बिठा संघ तो लेंगे, सीधा भाजपा से तो सवाल अगर कर रहा जितने बिठा है। लेंगे, आपसे कहाँ कहा भैया, आपसे कहाँ कहा? वो तो खुद कह रहे हैं कि वो इकलौती पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते पकड़ा गया। ये वो मैं थोड़ी कह रहा हूँ। और कौन भाजपा से है यहाँ पे? ये एक मुद्दे पर नुक्ताचीनी हो सकती है, लेकिन तमाम मुद्दों पे एक है, क्योंकि उनका मेन संगठन है, वो सब उसी की निकली हुई विंग है। इसलिए मैं थोड़ा आपको, अरे आप तो हमें भी कह रहे हैं, हमारे हाँ, चैनल के इनपुट एडिटर को भी आप सब बता देंगे क्या साजिद भाई? आप खुद भी पत्रकार रहे हैं। लोगों को ये बताना चाहिए, ये 10 साल सेंट्रल में हो चुके, 7 साल यूपी में हो चुके, ये बताना इन्होंने विकास क्या किए हैं। ये उस समय तकलीफ में है, क्योंकि पैसा इकट्ठा करते भी है और पैसा इधर उधर चला जाता है। चलिए दोनों लोग को रोकूंगा, मैं रोकूंगा, विजय जी के पास चलेंगे। विजय जी, FIR दिल्ली बनाम यूपी जो चल रही है, उस चक्कर में ये FIR भी दर्ज नहीं करा पा रहे हैं। बड़ा मोटा इनको झटका लगा है और ये अफसोस में है और ये बोल भी नहीं सकते कि हमारे साथ इतना बड़ा कांड हो चुका है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। ये कहते कुछ है, इन्हें जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। ये बताइए 10 साल तक इन्होंने चलिए मेरे पास समय की कमी है। साजिद मैं आपको रोकूंगा, अग्रल आपको भी रोकूंगा, मैं सीधे चलूंगा, मैं विजय त्रिपाठी के पास चलूंगा, आप दोनों को मैं रोकूंगा। विजय जी, इसकी पहले जांच नहीं होनी चाहिए थी जो दबाए अब। चलिए मैं रोकूंगा, साजिद भाई आपको रोकूंगा। साजिद भाई समय की कमी है, मैं अग्रल भाई को भी रोकूंगा और विजय जी आपके पास चलेंगे। विजय जी, आरोप आप पे लगा दिया गया आप बीजेपी से जुड़े हैं, आप मजदूरों की क्या बात करेंगे भाई? भारतीय मजदूर संघ से मुझे कोई मतलब, भारतीय मजदूर संघ को भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। हम एक गैर राजनीतिक मजदूर संघ हैं, हम मजदूरों के बीच में ही काम करते हैं। जो सत्य है, जो दिख रहा है वो कहते हैं। मैंने अभी भाजपा के प्रवक्ता के लिए भी कहा कि भाई उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जो कैमरे पे घूस लेते पकड़े गए। मैं सपा के प्रवक्ता से भी कहना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी तो एक हमारी बिरादरी के थे, शिक्षक थे। प्रोफेसर रामगोपाल जी हैं, वो भी शिक्षक हैं। परिवार के तमाम सदस्य शिक्षा के क्षेत्र में हैं और वो भी एक कर्मचारी हैं। ऐसी कौन सी कमाई थी, इतनी कितनी तनख्वाह थी कि ऑस्ट्रेलिया में टापू खरीद लिया गया, इंग्लैंड में होटल खरीद लिया गया? कौन सी कमाई आई थी? इसकी घोषणा कौन करेगा? इसकी पूछताछ कौन करेगा? नेताजी की 10 साल जांच हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको क्लीन चिट दी है। अभी 2019 लोकसभा चुनाव से पहले क्लीन चिट दी गई, जो संपत्ति के मामले की जांच चल रही थी। तो या तो कहीं ना कहीं आपको जानकारी नहीं है या फिर भारतीय जनता पार्टी ने जांच हुई तो जांच बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। साजिद भाई आऊंगा आपके पास, आऊंगा। अवरल आपको भी रोकूंगा, उनकी बात पूरी होने दीजिए। अवरल आपको भी रोकूंगा, अवरल आपको भी रोकूंगा। विजय जल्दी से अपनी बात को खत्म करें। प्रमुख मुद्दा यह है कि पारदर्शिता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे सार्वजनिक जीवन में अगर जनता की सेवा के लिए आ रहा है, चाहे वो नेता हो चाहे वो कर्मचारी हो, पारदर्शिता सब में होनी चाहिए और इसको सबको पालन करना चाहिए। हमेशा एक ऊपर से नीचे तक है, आदर्श ऊपर से होना चाहिए। आदर्श व्यवस्था जो ऊपर वाले करते हैं तो नीचे वाले अपने आप ईमानदार हो जाते हैं। मुद्दा यह है कि कर्मचारियों की तनख्वाह रोक दी गई, वो ठीक है। मुद्दा यह है कि IAS, PCS, IPS अफसरों को मुक्त क्यों कर दिया गया मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति की घोषणा करने से? मुद्दा यह है। और आपस में एक दूसरे को कहना या ना कहना दुनिया देख रही है। कौन सी राजनीतिक दल ईमानदार है, कौन सा भ्रष्ट है, वो दुनिया देख रही है। मुद्दा प्रमुख ये है कि चलिए ठीक है, मैं तो समर्थन करता हूं, संपत्ति की घोषणा होनी चाहिए। और जो नहीं कर रहा है जानबूझ के, एक तो वह है चतुर्श्रेणी कर्मचारी जिसके साथ दिक्कत है, जो मैं समझ रहा हूं अपने विभाग में, जो जानकार होने के बावजूद नहीं कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन उनको मुक्त क्यों किया जा रहा है जिनके हाथों में वाकई पावर है, जिनके हाथों में सच से निकल के सरकारी धन जाता है? चलिए मैं आऊंगा, पहले अरुण जी के पास चलूंगा, फिर आपके पास आऊंगा अविरल फाइनल कमेंट के लिए। अरुण जी आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए अविरल, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी विशाल जी दोबारा दोहराइए। जी अभी आपने सुना जिस तरीके से लगातार सब पर आरोप लग गए, सब पर आरोप लग गए हम सब पे कि हम लोग बीजेपी से, पैनल जो हमारा है वो लगभग बीजेपी
विशाल जी ऐसा है चलिए कि अब एक मैं एक का मैं बता रहा हूं। माफी के साथ अरुण जी आपको रोकूंगा सीधे मैं अरुण जी आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा।